साल था 1964। शहर कराची का एक जवान कॉलेज का लड़का दिन रात अपनी नई मंजिल के ख्वाब देख रहा था। उसका ख्वाब था कि वो कैसे पाकिस्तान को एक सेहतमंद और हलाल गोश्त देकर खुशी दे सकता है। खलील का खानदान जो एक छोटी सी एडिबल ऑयल फैक्ट्री का मालिक था, उसे खलील की इस सोच से काफी इख्तलाफ था। उन्हें लगता था कि मुर्गियां पालना और बेचना एक बेकार काम है। खलील के वालिद भी पहले मुर्गियां पालने को एक प्रॉफिटेबल काम नहीं समझते थे, उस वक्त तक जब खलील ने सबको गलत साबित कर दिया था। अपने खानदान की सपोर्ट ना मिलने के बावजूद भी खलील ने इस नए रास्ते को पूरी तरह अपना लिया था। खलील की बिजनेस पार्टनर बनी उनकी वाइफ नौशबा खलील और इसी वजह से इस कंपनी का नाम पड़ा KNNs। शुरुआत में इस कंपनी का मकसद सिर्फ मुनाफा हासिल करना नहीं था, बल्कि खलील और नौशबा ने इस कंपनी को इस नियत से शुरू किया था कि पाकिस्तान में लोगों को बेहतर ग़िज़ा और सेहत मिल सके, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 80% बच्चे प्रोटीन और फाइबर की कमी की वजह से काफी बुरी तरह मुतासर थे। और इसी वजह से खलील और नौशबा ने ये फैसला किया कि मुर्गियां पालना ही इसका बेहतरीन हल है। उनकी ये कोशिशें उन्हें रोशन रास्ता दिखाती रहीं। खलील और नौशबा ने KNNs की शुरुआत 1000 मुर्गियों के एक छोटे से फार्म से की थी, जो कि उनकी एडिबल ऑयल फैक्ट्री का एक खाली हिस्सा था। यही वो जगह थी जहाँ से उन्होंने पहली बार कराची इंटरकॉन्टिनेंटल होटल को अपनी ताज़ी मुर्गियां सप्लाई करना शुरू की थी, जो उनके लिए एक नई मंजिल थी। खलील सत्तार को अपने शुरुआती दिनों में ब्लैक मार्केट और इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद भी वो ईमानदारी से काम करते रहे। उनका फंडामेंटल था कि हमेशा सही काम करो। बहरहाल 1965 की वॉर के बाद जब मुल्क भर की सप्लाई चेन्स बहुत बुरी तरह मुतासर हो गई थी, तब खलील ने ये फैसला किया था कि वो अपनी चिकन मीट की प्रोडक्शन अब फैक्ट्री के बजाय अपने घर में ही करेंगे। ये एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि इस फैसले की वजह से इनके बिजनेस के शुरुआती ऑपरेशंस को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 5 ही सालों में खलील ने अपनी पहली फीड मिल कायम कर ली थी, जिससे न सिर्फ उनकी चिकन की प्रोडक्शन का मसला हल हो गया था, बल्कि खलील अब अपनी चिकन की क्वालिटी पर भी पूरा कंट्रोल रख सकते थे। बहरहाल 1974 तक खलील और नौशबा ने कमर्शियल ब्रीडिंग्स की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने अमेरिकन ब्रीडिंग फर्म्स के साथ मिलकर अपनी खुद की ब्रीडिंग स्टॉक्स तैयार की और 1980s के आखिर में उन्होंने पाकिस्तान का पहला कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ब्रॉयलर हाउस बनाया, जहां मुर्गियों को मुनासिब टेम्परेचर्स में पाला जा सकता था। इन कोशिशों की वजह से KNNs बहुत तेजी से तरक्की करता गया। बहरहाल 1981 तक KNNs के मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म से हजारों की तादाद में मुर्गियां मुल्क भर में सप्लाई होने लगी और शहर भर में उन्हें बेहतरीन चिकन सप्लायर के तौर पर पहचान भी मिलने लगी। इन कोशिशों की वजह से उनका बिजनेस मॉडल अब बदल गया था। KNNs अब सिर्फ एक पोल्ट्री फार्म नहीं, बल्कि एक फुल स्केल पोल्ट्री ग्रुप बन चुका था। उनके पास अब ग्रैंड पेरेंट स्टॉक, पुलेट फार्म्स, ब्रॉयलर फार्म्स, हैचरीज और फीड मिल्स तक अपने खुद के थे। उन्होंने अपने छोटे फार्म्स को एक बहुत ही मजबूत वर्टिकल इंटीग्रेशन के साथ लार्ज स्केल फार्म्स में तब्दील किया और ऐसे KNNs अपनी प्रोडक्शन के तमाम स्टेजेस पर अपना कंट्रोल थमा सका। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिछले 50 सालों में KNNs ने हर कदम पर टेक्नोलॉजी लगाई है। इस कंपनी ने COP 500 जैसे बेहतरीन ब्रीड इंपोर्ट्स किए, ऑटोमेटेड ब्रॉडर फार्म्स बनवाए, टेम्परेचर कंट्रोल्ड हैचरीज बनवाई, फीड फॉर्मुलेशन में रिसर्च की और ब्रांड न्यू फीड मिल्स भी लगवाए। जैसे जैसे KNNs अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को मजीद एडवांस करता जा रहा था, बिल्कुल वैसे वैसे दुनिया भर की दूसरी चिकन प्रोडक्शन कंपनीज इसी रेस के साथ आगे बढ़ रही। 90s की शुरुआत में न्यूकैसल नामी एक डिजीज ने पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री को डरा दिया था। मुर्गियों को एक ऐसी बीमारी होने लगी जो पहले माजी में कभी भी देखी नहीं गई, जिससे कई कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें KNNs भी शामिल थी। बहरहाल खलील ने इस मुश्किलात का सामना करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी में कुछ तब्दीलियां की। उन्होंने ये फैसला किया कि अब प्रोसेस्ड चिकन की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा।
इसी दौरान साल 1997 में उनके बेटे अदील सत्तार, जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पोल्ट्री साइंस और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की तालीम हासिल करके आए थे, उन्होंने अपने वालिद की इस कॉर्पोरेट दुनिया में अपना कदम रखा। उनके बेटे का ये कदम काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इसी दौरान KFC और मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनीज ने पाकिस्तानी मार्केट में अपनी एंट्री की थी, जिसकी वजह से चिकन की डिमांड काफी तेजी से बढ़ने लगी। इन कंपनीज को अपने बर्गर्स और फ्राइड चिकन के लिए हाई क्वालिटी चिकन की सप्लाई की जरूरत थी और कैनेंड्स ने अपने नए बड़े खरीदारों को अपनी चिकन सप्लाई करना शुरू की। बहरहाल साल 2001 में कैनेंड्स को एक और बड़ा मौका मिला, जब बेल्जियम की एक आर्टिल कंपनी पाकिस्तानी मार्केट में चिकन प्रोसेसिंग प्लांट कायम करना चाहती थी, लेकिन वो लोकल मार्केट्स की नीड को समझ ना सकी और ऐसे में इस मुश्किल वक्त में इस कंपनी को अपने सारे एसेट्स बेचने पड़े, जो कि कैनेंड्स ने ₹100 मिलियन में खरीद लिए। उन एसेट्स की वजह से कैनेंड्स अपनी रेडी टू कुक लाइन शुरू कर सकी। दोस्तों, खलील सत्तार कहते हैं कि वो हमेशा सोचते थे कि आखिरी मंजिल तो प्रोसेसिंग ही है। जब लोगों ने इनसे पूछा कि उनका फ्रोजन चिकन आखिर कौन खाएगा, तब उन्होंने जवाब दिया, जिस तरह लोग फ्रेश मीट खरीदने से पीछे नहीं हटते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो फ्रोजन मीट को भी पसंद करने लगेंगे और उसके आदी हो जाएंगे। और खलील सत्तार का ये दावा सही साबित भी हुआ, क्योंकि आज कैनेंड्स सिर्फ एक फार्म या फैक्ट्री नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वर्टिकली इंटीग्रेटेड पोल्ट्री नेटवर्क बन चुका है। इस कंपनी के अंदर 6000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। मुल्क भर में उनके 70 से ज्यादा चिकन स्टोर्स चल रहे हैं और हजारों रिटेल स्टोर्स में उनके चिकन या बीफ फ्रोजन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कैनेंड्स अपना कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी एफिशिएंटली चलाता है, यानी सिर्फ 1 से 2 घंटे में ही ये कंपनी अपने नजदीकी वेयर हाउसेस में अपना स्टॉक पहुंचा देती है, जिससे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हमेशा सेफ और फ्रेश रहते हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि कैनेंड्स अब पाकिस्तान की प्रोसेस्ड चिकन मार्केट में तकरीबन 80% मार्केट शेयर के साथ चिकन मार्केट को लीड कर रही है। उनका नाम इतना मकबूल हो चुका है कि आज लोग खुलकर कहते हैं कि अगर चिकन खाना है तो कैनेंड्स से लेकर जाओ। इस कंपनी ने हर साल हर कैटेगरी में अवार्ड्स जीते हैं। साल 2006 में इस कंपनी को ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, साल 2008 में आइकॉन ऑफ पाकिस्तान और साल 2012 में उनको FPCCI की तरफ से अचीवमेंट अवार्ड मिला। इसी को चलते साल 2016 में जर्मनी में हर 3 साल बाद होने वाला IFFA इंटरनेशनल मीट एग्जीबिशन में कैनेंड्स ने 7 मेडल्स और एक ट्रॉफी भी हासिल की थी। अगर बात की जाए इस कंपनी के रिसर्च और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, तो वो भी काफी ऊंचे हैं। कैनेंड्स के अपने पोल्ट्री फ्री डायग्नोस्टिक लैब हैं। हर फार्म में बायोसिक्योरिटी का पाबंद निजाम है और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हलाल कैटेगरी में आते हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस कंपनी के सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी काफी अनकॉम्प्रोमाइज्ड हैं। कैनेंड्स अपनी ग्रोथ को लेकर काफी कंसिस्टेंट तो थी, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में कई तरह के चैलेंजेस भी होते हैं और कैनेंड्स ने भी अपने सफर में कई तरह की मुश्किलात का सामना करा है। साल 2006 में बर्ड फ्लू ने पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री को अपने लपेट में ले लिया था और इस दौरान वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ ने पाकिस्तान से पोल्ट्री एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी थी। ये कुछ वक्त के बाद खत्म तो हुई थी, लेकिन कैनेंड्स को दोबारा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए क्वालिफाई करना पड़ा। ये कैनेंड्स के लिए एक तरह से एक सेट बैक तो था, लेकिन कैनेंड्स ने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदलकर अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक क्वालिफाई करवाया। साल 2011 में UAE, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और ओमान ने पाकिस्तान से कैनेंड्स के एक्सपोर्ट्स की डिमांड की थी। कैनेंड्स ने इन मुल्कों के साथ अपने ट्रेडिंग टाइज तो बरकरार रखे थे, लेकिन कैनेंड्स को हमेशा से एक डर था कि जब तक उनके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उस तरह से मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक वो इन कंट्रीज की परमानेंट एक्सपोर्टर नहीं बन सकती है। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेशनल पॉलिसीज के अलावा डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी कई तरह के चैलेंजेस थे। इंपोर्टेड फीड इंग्रेडिएंट्स पर हाई ड्यूटीज और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव्स न मिलना कैनेंड्स को एक बड़ी मुश्किलात में डाल रहा था। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद भी खलील सत्तार ने अपनी लीडरशिप को अपनी इंडस्ट्री के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने गवर्नमेंट से इस मसले को सुलझाने के लिए कई बार अपील भी की।
दोस्तों पाकिस्तान में एक्सट्रीम पावर क्राइसिस ने भी केनेंस के ऑपरेशंस को अफेक्ट किया, लेकिन खलील ने इस मसले का हल निकालने के लिए भी अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट से 8 घंटे तक की बिजली परचेज की। बहरहाल साल 2013 में केनेंस ने अमेरिका की साइरकिस सिटी में $5 मिलियन का एक पोल्ट्री प्लांट लगाया, जो कि साल 2012 से चल रहा है और अब तक $8 मिलियन की सेल्स कर चुका है। और वहीं से ही केनेंस अपने हलाल प्रोडक्ट्स कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया और मिडिल ईस्ट भी भेजती है। खलील सत्तार कहते हैं कि अमेरिका में एक्सपोर्ट आसान है अगर USDA रूल्स फॉलो किए जाएं। इसी मेहनत ने केनेंस को पाकिस्तान की लीडिंग एक्सपोर्ट कंपनी बना दिया। केनेंस ने अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी एक मिसाल कायम की। उनका स्लोगन सेफ और हेल्दी चिकन इतना मकबूल हुआ कि रिटेल स्टोर्स और टीवी एड्स में भी यूज होने लगा। दोस्तों KFC जैसे इंटरनेशनल ब्रांड ने भी कराची में केनेंस के प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया है, जो लोगों का भरोसा जीतने का जरिया बने। दोस्तों साल 2015 के स्टैट्स बताते हैं कि केनेंस ने ₹584 मिलियन का कॉर्पोरेट टैक्स पे किया है और खलील सत्तार ₹93 मिलियन के टैक्स के साथ पाकिस्तान के 7th लार्जेस्ट टैक्स पेयर बन जाते हैं। दोस्तों आज केनेंस सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर का एक मशहूर और मकबूल चिकन ब्रांड बन चुका है। साल 2012 में उन्होंने अमेरिका में एक फैक्ट्री खोलकर ये साबित किया है कि अगर पाकिस्तानी कंपनीज भी सोच समझकर स्ट्रक्चर्ड फैसले करें तो वो भी ग्लोबल मार्केट्स में बड़े मुकाम हासिल कर सकती हैं। खलील सत्तार के साथ अब उनके बेटे अदील सत्तार इस कंपनी को चलाने की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दोस्तों केनेंस की ये कहानी साबित करती है कि अगर नियत साफ हो और मकसद कौमी बेहतरी हो तो एक छोटी सी सोच भी एक मुल्क को खुद मुख्तार बना सकती है। केनेंस की ये कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट के ख्वाब से शुरू हुई थी, एक ऐसा ख्वाब जो आज पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन बन चुका है। दोस्तों अगर आप केनेंस की इस सक्सेस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप केनेंस की तरह G.Dot की भी सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।